आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। तो पहले पढ़ने से पहले कल वाला थोड़ा रिवीजन करो, ठीक है। चलिए बताइए फिर। सांबर झील में गिरने वाली नदियों के नाम। मैनथा, रूपनगढ़, खारी, खंडवा। बहुत बढ़िया। फिर बताओ पांचना बांध किन 5 नदियों पे बना है? भद्रावती, भैंसावती, अट्टा, माझी, बरखेड़ा। ठीक है। फिर सांस्कृतिक में भीलों वाले नृत्य बता दो देखे। गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, घूमरा, हाथीमन्ना, रमणी। वापिस बोलो। गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, घूमरा, हाथीमन्ना। चलो ग्रासियों के। वालर, मादल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर। वापिस बोलो। वालर, मादल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर। बहुत बढ़िया। फिर कालबेलियों के। बागड़िया, संकरिया, चक्री, इडुनी, पणियारी। 2 तो लड़कों के नाम, बागड़िया और संकरिया। चक्री गोल होती है, इडुनी भी कैसी होती है? गोल। और इडुनी का यूज कौन करते हैं? पणियारी। तो वापस बोल दो। बागड़िया, संकरिया, चक्री, इडुनी, पणिहारी। फिर कंजरों में पुरुष करे तो धाकड़ और महिलाएं चक्री। अच्छा, ये मेवों के महिला और पुरुष साथ करे तो रणबाजा, और महिला अकेली करे तो रतवई। कब किया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय। दुल्हन की विदाई के समय रतवई नृत्य किया जाता है। कथोड़ियों वाले पुरुष पुरुष तो करते हैं मावलिया नवरात्रों में, और महिलाएं और होली में क्या कर देती है? पिरामिड बना देती है। वो साड़ी कौन सी पहनती है ऐसी? महाराष्ट्र स्टाइल, क्या ना, फड़का। क्या कहते हैं उसको? फड़का। उस साड़ी को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र वाली औरतें अलग पहनती है स्टाइल में, धोती की तरह पहनती है, तभी तो वो पिरामिड बना लेती है। अपनी जैसी धोती पहनती है तो मामला उपचुक हो जाता है, फिर नहीं बनता वो पिरामिड। तो पिरामिड बनाने के लिए फड़का पहनना पड़ता है भाई। क्या पहनना पड़ता है? तो मराठी स्टाइल में कथोड़ी जनजाति की महिलाएं जो साड़ी पहनती है उसको आप क्या कहते हो? फड़का कहते हो। इसका मतलब कथोड़ी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। ठीक है। और ये शहरियों का? अच्छा, गुजरों में झूमर और चक्री। चक्री करने वाले का मुंह कैसा? चरी वाले का। हाँ, चरी कौन है वो? फल्गू बाई। किशनगढ़ की फल्गू बाई, चरी नृत्यांगना फेमस। आपा क्या कराने को मुंडो ज्ञान को हल्का जान तो हो सके। हाँ, बाको फल्गू बाई को मुंडो ज्ञान को बोलो हल्का, फल्का जान को बोलो जब बाको नाम रख दियो फल्गू बाई। ठीक है। ये मोटे मोटे नृत्य, इसमें से एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आ जाता है। ये तो अपने मुख जबानी होनी ही चाहिए। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के सभ्यता स्थल। देखो ध्यान से सुने, कोई भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की कोशिश करो। आपको पता है कि ये पुरातात्विक स्थान है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली है, और चीज़ें मिली है तो उससे वो पुरातत्ववेत्ता जो थे उन्होंने अनुमान लगाया है। अगर हमारे ध्यान में ये आ जाए कि वहाँ क्या क्या मिला है तो आप खुद अनुमान लगा लोगे, ये सभ्यता आपके बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। तो ज़्यादातर राजस्थान के जो भी सभ्यता स्थल है वो किसी ना किसी नदी के किनारे है, ऐसा पूछा जाता है। ज़्यादातर सभ्यता स्थल किसी ना किसी नदी के किनारे। अब देखिए, मैं जिस सभ्यता स्थल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ मैं उसके 3-4 क्वेश्चन करूँगा, आप ध्यान से देखना। देखिए, उस सभ्यता स्थल को कहा जाता है निर्धन सभ्यता। निर्धन सभ्यता, इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ के लोग निर्धन थे। तो यहाँ पे क्या मिला ऐसा कि हमने इनको नाम दिया निर्धन सभ्यता? तो यहाँ मिली है खड़िया मिट्टी से बनी हुई मुद्राएं। खड़िया मिट्टी जानते हो ना, जो जिप्सम से बनी हुई मुद्राएं मिली है। मतलब वहाँ पे सोने चांदी के सिक्के तो चले नहीं होंगे फिर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी सभ्यता थी? निर्धन सभ्यता। इसको कहते हैं दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती, तो गरीब लोग बसे थे, तो इसका नाम एक और क्या हो गया? दीनहीन बस्ती। और अब मोस्ट बता देता हूं अकॉर्डिंग एग्जाम, सबसे ज्यादा बार, और यही आएगा हर एग्जाम के अंदर, इसको कहते हैं दोहरे परकोटे वाली सभ्यता। दोहरे परकोटे वाली सभ्यता। मैं परकोटे को दीवार भी लिख सकता हूं क्या? या दीवार को मैं प्राचीर लिख दूं?
तो हम ये कह सकते हैं कि दोहरे परकोटे वाली सभ्यता। 3 इसके उपनाम हो गए। एक इसको क्या कहते हैं, क्यों कहा, खड़िया मिट्टी से बनी हुई मुद्राएं। फिर मैं विशेषताओं में यही चीजें लिखाऊंगा। तो कच्ची मिट्टी से बनी हुई मुद्राएं, तो गरीब लोग थे तो दीनहीन बस्ती। अब देखिए दोहरे परकोटे वाली सभ्यता, ये जो सभ्यता है ये 2 स्तर पे मिली थी। एक तो ऊपर पश्चिम की तरफ, देखो ये भी याद रखना, मानो ये कोई सभ्यता स्थल है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहां पश्चिम की तरफ आपके एक टीला मिला है जिसका नाम दिया था उन्होंने दुर्ग। क्या नाम दिया, दुर्ग। मोस्ट ध्यान रखना किस दिशा की ओर, अब एग्जाम में यही पूछा जाएगा, किस दिशा की ओर। तो कहते हैं अभी जैसे आपके राजवंशों में जो परंपरा थी वो मान के चलो यहां एक दुर्ग बसा हुआ था, मानो कोई पैसे वाले या राजा रहते होंगे, और बाकी जो बस्तियां हैं वो यहां थी दक्षिण पूर्व की ओर। बस्ती कहां थी, दक्षिण पूर्व की ओर। दुर्ग कहां था, पश्चिम की ओर। याद रखिएगा, पश्चिमी टीला आपके कहेंगे निम्न में से किस सभ्यता का पश्चिमी टीला दुर्ग कहलाता है, तो यह सभ्यता है आपके कालीबंगा। कौन सी सभ्यता, कालीबंगा। थोड़ा ध्यान से देखना, कालीबंगा इतना लिख देता हूं, हनुमानगढ़ लिख देता हूं साथ में। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये 2 स्तर पे खुदाई में मिली थी। एक तो पश्चिम की तरफ जो मिला था वो क्या मिला था, दुर्ग, और एक आपके दक्षिण पूर्व की तरफ का जो ज्यादातर है जो यहाँ पे कॉलोनियां बसी हुई थी। ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए दिशाएं लिखी, अन्यथा दिशाएं लिखने की मेरे को कहीं आवश्यकता नहीं होती। आपसे पूछा जाएगा पश्चिमी भाग किस सभ्यता का पश्चिमी भाग दुर्ग कहलाता है, तो ध्यान रखें कालीबंगा। और कालीबंगा की जो बस्तियां थी वो किस दिशा की ओर थी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर होगी। इसके क्वेश्चन आगे कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूंगा। अब देखो ये जो किला था ना, इस किले के दोनों ओर अपने जैसे राजस्थान में जितने दुर्ग बने हैं उनके चारों ओर परकोटा किया जाता है, दीवार खड़ी की जाती है ताकि कोई बाहर से आक्रमण करे तो सुरक्षित रह सके। तो ये जो दुर्ग था इसके दोहरा परकोटा था। क्या था, दोहरा परकोटा। तो दोहरे परकोटे वाली जो सभ्यता कहलाई वो भी कौन सी कहलाई, कालीबंगा। अगर मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन दूं कि निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल ऐसा है जहां किलाबंदी के प्रमाण मिले हैं, ये ले लो भाई, मोस्ट क्वेश्चन है किलाबंदी। दुर्ग नहीं देके उन्होंने दे दिया कि राजस्थान का ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहां किलाबंदी के अवशेष मिले हैं। ये आया था फर्स्ट ग्रेड। किलाबंदी के जो अवशेष मिले हैं वो आपके कहां मिलेंगे, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, देखिए कालीबंगा, ये बंगा जो शब्द है ना ये पंजाबी शब्द है और बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां। यहां पर जब खुदाई हुई तो तांबे की काली चूड़ियां मिली थी। तांबे की चूड़ियां कैसी मिली, तो काली चूड़ियां। और बंगा का मतलब काली तो नाम दे दिया और बंगा का मतलब क्या हो गया, चूड़ियां। तो इस सभ्यता का नाम क्या हो गया, कालीबंगा सभ्यता। वो फिर अभी शुरुआत ही है। इसको कहते हैं निर्धन सभ्यता। क्यों कहते हैं, खड़िया मिट्टी से बनी हुई मुद्राएं। इसको कहते हैं दीनहीन बस्ती। इसको कहते हैं या दोहरे प्राचीर। अब इसी को घुमा के अगला पूछ लेगा किलाबंदी के अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले हैं, तो किलाबंदी के अवशेष कहाँ मिले हैं आपके राजस्थान में, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। आया हुआ क्वेश्चन है, फिर आने की संभावना रहती है। अब एक चीज और बिठा लो अपने दिमाग में, दुर्ग या किला अगर शब्द आपको कहीं मिल रहा है, दुर्ग या किला, नो डाउट आप जा सकते हो कालीबंगा। ठीक है, कुछ शब्दों को पकड़ना होता है। ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जो न गाइड में मिलेंगे न किताब में मिलेंगे। जैसे किलाबंदी वाला शब्द अगर किसी के ध्यान में है कि दुर्ग था यहाँ, तो नो डाउट उसके 2 दीवारें भी कही हुई थी चारों तरफ, तो हम कह सकते हैं किलाबंदी के जो प्रमाण मिले हैं वो आपके राजस्थान में कहाँ मिले हैं। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया। ये जो सभ्यता स्थल है ये कांस्य युगीन सभ्यता स्थल है। एक थोड़ा ये देखना, कांस्य युगीन जो सभ्यता स्थल है वो आपको देखना है कालीबंगा। अब कोई भी सभ्यता है वो किसी ना किसी नदी के किनारे। अब देखिए आप सीधा सा चले जाओ नदी में। नदी आपको पता है उत्तरी राजस्थान की एक ही नदी है, घग्गर। अब कहते हैं कि ये सभ्यता स्थल जब विकसित हुआ तब तो घग्गर तो थी नहीं, तो उस समय प्राचीन समय में बहती थी सरस्वती नदी। तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल है। अब एग्जाम का क्वेश्चन सुने, सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान का प्राचीनतम सभ्यता स्थल कौन सा है, कालीबंगा। सरस्वती नदी का नाम देंगे और सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान का प्राचीनतम, ये आए हुए क्वेश्चन ही मैं रिवीजन कर रहा हूं। सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान का प्राचीनतम सभ्यता स्थल कौन सा हो गया आपके, तो ये आपके और ध्यान रख लेना। इसके साथ एक शब्द मैंने जोड़ दिया प्राचीनतम।
तो ये राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता है जो किस नदी के किनारे विकसित हुई। अब किसी ना किसी सभ्यता को एक तो खोज करता होगा और कुछ व्यक्ति उसका उत्खनन करेंगे, खोदेंगे उसको। तो इस सभ्यता के खोजकर्ता का नाम जितनी बार परीक्षा में पूछा गया आज तक किसी का नहीं पूछा गया। खोजकर्ता आपको सबको पता होगा वैसे मोटा मोटा, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। अब सुनिए, अब इस सभ्यता का क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, कब खोजी गई, तो ज्यादातर ध्यान रखें 1952। अब कई जगह जो 1953 भी मिलेगा आपको, कई जगह 1953 भी मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग एग्जाम, आपके एग्जाम में जो आने वाली डेट है जो आरपीएससी मान रही है वो कितना मान रही है, 1952। ये तारीख आप याद करना। मैं वैसे तारीखें याद करने का कभी नहीं कहता, लेकिन जो कह दूं उनको याद कर लेना। आपसे पूछा जाएगा कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई, 1952। अब खोज के बाद इसका ले लो उत्खनन, इसका क्या कर दोगे, उत्खनन। उत्खनन बीबी लाल और वीके थापर, बीबी लाल और वीके थापर, वीके थापर, वीके थापर, ठीक है। ज्यादा लंबी चौड़ी तारीखें याद मत करना। 69 1961 से लेकर 70 के आसपास 69 तक इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था, बीबी लाल और वीके थापर। सीधा पूछा जाता है, कई बार देखो इसका नाम ये हटा देते हैं, ए कर देते हैं, ए घोष, अमलानंद घोष कह दो या ए घोष। तो वापिस सुने, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां, ये परीक्षा में पूछते हैं। इसको क्या कहते हैं, निर्धन सभ्यता, इसको कहते हैं दीनहीन बस्ती, इसको दोहरे परकोटे वाली सभ्यता, हम इसको कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। नदी पूछे तो गग्गर, नहीं तो खोजकर्ता अमलानंद घोष, और उत्खनन करता कौन था, बीबी लाल और वीके थापर। ये मोटी मोटी बात हो गई। अब कोई भी जो सभ्यता होगी वो किसी ना किसी प्राचीन सभ्यता के समकालीन होगी। यहां पे आपके एग्जाम में अकॉर्डिंग रीट में बता देता हूं, रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि रीट वाले में आपके दोनों के दोनों जो है ना, प्राचीन भारत का भी इतिहास दिया होता है और राजस्थान का भी जो आपके इतिहास है, जो प्राचीन सभ्यताएं वो दी होती है। तो ये जो सभ्यता है ये है सिंधु घाटी सभ्यता। किसके समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही है। यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखना। ये हड़प्पा, और हड़प्पा से पूर्व एक और हुई थी जिसका नाम था पूर्व हड़प्पा, इनके समकालीन है। देखो हड़प्पा का जो समय दिया गया है वो 1600 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक। आपको ये तारीख याद करनी है। आपसे सीधा पूछा जाएगा हड़प्पा का समय माना गया है, तो हड़प्पा का समय कितना करोगे, 1600 ईसा पूर्व से। हाँ, ये आपके भारत का जो इतिहास है वहां काम आ जाएगा, आपसे सीधा पूछ लेंगे। और पूर्व हड़प्पा ये 2400 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारण किया जाता है, 2400 ईसा पूर्व, तो इससे कोई लेना देना नहीं। हमें ध्यान रखना है हड़प्पा के और पूर्व हड़प्पा के समकालीन ये रही है। अब सिंधु घाटी से ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है। आपके राजस्थान के एक इतिहासकार हैं जिन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो तीसरी राजधानी कहने वाला कौन होगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। सीधा याद कर लेना, सिंधु घाटी से सिर्फ इतना ही एक क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या बताया था इसको, तीसरी राजधानी। तो ये समकालीन हो गई, कोई समस्या नहीं। अब ले लो इसकी विशेषता, इसकी क्या ले लेंगे अपन, विशेषता। अरे यहां से आप थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई। देखिए विशेषताओं में अगर मैं बात करता हूं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ध्यान से देखें, यहां मिले हैं समकोण पर काटती हुई सड़कें, समकोण पे काटती हुई सड़कें, और सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से बनी हुई नालियां, सड़क के किनारे बनी हुई पक्के ईंटों से बनी नालियां अगर कहीं पे पाई गई है तो कहां पाई गई है, कालीबंगा। ध्यान रखें मैंने क्या बताया, समकोण पे काटती हुई सड़कों के किनारे, ईंट शब्द ने पकड़ना है, किसको पकड़ना, ईंट को। अब ध्यान रखें यहां के समकोण पे काटती हुई सड़कें, सड़कों के किनारे पक्की
ईंटों से बनी हुई। अब ईंट शब्द को पकड़ो, अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जाए अलंकृत ईंटें व ईंटों से बने चबूतरे, जब ईंट का नाम ही हम कालीबंगा के साथ लेंगे तो इसके क्वेश्चन भी किससे बना हो गया, कालीबंगा। तो अलंकृत ईंटें और ईंटों से बने चबूतरे कहां मिले हैं, कालीबंगा में। कालीबंगा के जो मकान बने हैं वो ईंटों से बने, कच्ची ईंटों से। कालीबंगा के जो मकान बने हैं वो किससे बने। अब देखिए यहां पे जो नालियां मिली है वो ईंटों के अलावा लकड़ी की नालियां भी यहां पे पाई गई है। पक्की ईंटों से बनी नालियां कहां पाई गई है, कालीबंगा। अरे कहां पाई गई है, मर गए क्या। ध्यान से सुने, वापिस थोड़ा सा और देखें। अच्छा आप ये मुझे बताओ कि ऐसी जो व्यवस्था है वो किसी गांव में देखने को मिलेगी या शहर में देखने को मिलेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं शहरों में ही होती है नालियां सड़कों के किनारे, तो ये एक शहरी सभ्यता स्थल था। ये क्या था, एक। अब आपसे राजस्थान, देखो इतना तो है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की किस सभ्यता में सफाई और जल निकासी के श्रेष्ठतम उदाहरण देखने को मिलते हैं। जल निकासी, देखो नालियां बनाई हुई है, समकोण पे सड़कें काट रही है, साफ सफाई का बहुत ही बढ़िया। तो समकोण पे काटती हुई सड़कें और सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से बनी हुई नालियां, और किससे बनी हुई है, लकड़ी से भी मिली है। अच्छा यहाँ के मकान किससे बने हैं, कच्ची ईंटों से। अच्छा अलंकृत ईंटें और ईंटों से बने चबूतरे, कालीबंगा। इसका मतलब ईंट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है कालीबंगा कन्फर्म उसका उत्तर हो सकता है। कालीबंगा कुछ ऐसा घुमा के आपको दे दे एग्जाम में, आप ईंट पकड़ लेना। अब यहां से आप एक चीज का ध्यान रखें, आरएस लेवल पे या हम फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम तक अगर हम पहुंचते हैं, वहां की एक स्थिति रहती है। वहां एक सभ्यता के बारे में 4 वाक्य दिए जाते हैं और कहते हैं पहला सही, दूसरा सही, तीसरा, पहला, तीसरा, पहला, चौथा। ध्यान रखें, आहड़ वाला मामला आपको परेशान करेगा, मैं यहीं बता देता हूं, इस चीज को यहीं पे याद कर दो। आहड़ जो सभ्यता है, यहां के जो भी मकान बने थे पत्थर से बने थे। किससे बने थे, तो अब मुझे ये बताओ, एक वाक्य में बोल रहा हूं, आप सही है या गलत का निर्णय करें। 4 वाक्य हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आहड़ के जो मकान हैं उनकी नींव ईंटों से लगाई गई थी। क्या सही होगा या गलत, गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। पत्थर, क्या करोगे, पत्थर। अब यहां आ जाओ, कहां, कालीबंगा। दोनों को साथ याद करो, ऐसे याद नहीं होगा। वहां के मकान किसके, पत्थर के। वहां की नींवें किसकी, यहां ईंटें, यहां क्या रहेगी, ईंटें। तो अब सत्य असत्य में निकाल सकते हो। अब ध्यान रखें, दूसरी इसकी विशेषता ध्यान रखें। एक तो ये होगी समकोण पे काटती हुई शहरी सभ्यता, जल निकासी के श्रेष्ठ प्रमाण देखने को मिलते हैं। एक देखें, जूते हुए खेत के प्रमाण, जूते हुए खेत के प्रमाण। राजस्थान में जूते हुए खेत के अगर प्रमाण कहीं पे मिले हैं तो वो कहां मिले हैं, आपके कालीबंगा। जब वहां पे खुदाई वगैरह हुई ना, तो ऐसे एक तो हल मिला वहां पे लकड़ी से बना, हल, हल्की सी आकृति मिली, और कुछ फसलों के दाने मिल गए जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ और कुछ कपास। गेहूं, जौ और मैं कह सकता हूं गेहूं। खाने में तो कपास काम में लोगे नहीं, खाने में क्या लोगे, मतलब यहाँ के लोग क्या खाते थे, गेहूं। अब ध्यान रखें, यहाँ के लोग गेहूं खाते थे, यहाँ के लोग चावल खाते थे। ये लीजिए, सत्य असत्य में फिर पकड़ लेना। यहाँ के लोग क्या खाते थे, वहां के मकान किसके, वहां की नींवें किसकी, यहाँ की नींवें ईंटों से। दोनों से आप कंप्रोमाइज करो। 4-4 वाक्य में छांटना, बड़े गहरे स्तर के क्वेश्चन जब आए तो यहाँ पे जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अब देखो गेहूं के यहाँ पे प्रमाण मिले। अब परीक्षा में आया था फर्स्ट ग्रेड और पूछा गया था कि ये जूते हुए खेत के प्रमाण कहां मिले हैं, दिशाएं दे रखी थी, कहां मिलेंगे, दक्षिण पूर्व। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, ये बस्ती यहां थी और ये खेती यहां होती थी। ध्यान रखे, अगर पूछ ले कि कहां पर पाए गए हैं, पूछ ले, क्या फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ है, आप रिवाइज वाले में अभी मिला लेना कभी घर जाके, सबको दिलाई हुई है मेरी। रिवाइज वाले में आप देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये जो जूते हुए खेत हैं ये कहां पाए गए हैं, कालीबंगा में। तो आप क्या करोगे, अब आप उत्तर क्या करोगे इसका, दक्षिण। अच्छा, ये दुर्ग कहां मिला है, पश्चिम की ओर। अब दुर्ग वाला क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछेंगे आप, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो दुर्ग तो आप चले जाओगे। अच्छा, जूते हुए खेत कहां मिले, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व के जूते हुए खेत के प्रमाण ध्यान रखें। अब जूता खेत अगर हम जोत रहे हैं तो नो डाउट एक पशु तो हमें चाहिए भाई,
कौन से पशु का यूज करते हो ज्यादातर? बेल। अच्छा, तो अब ध्यान रखना, बेल से आ जाएगी बैलगाड़ी। यहाँ पे एक बच्चों के खेलने की क्या मिली है? बैलगाड़ी मिली है। बैल तो रहेंगे, इसका मतलब बेल से वो परिचित थे तो बेल जरूर रहेगा। तो बैलगाड़ी, आप देखना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में कई ऐसी किताबें जिसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा जो है ना वो गाड़ी का सा चित्र उस पर दिया हुआ मिल जाता है। तो बैलगाड़ी के प्रमाण जो मिले हैं वो कहाँ? इनको याद ऐसे करोगे भाई, खेत है तो हल है तो बेल, तो बेल आपके बेल की जो मिली है वो कहाँ पे मिली है? बेल वाली जो बैलगाड़ी है बच्चों के खेलने की वो कहाँ मिली है? आपके कालीबंगा। अब देखें अगला, इससे भी ज्यादा मोस्ट पॉइंट है, यहां पे पाई गई है 7 यज्ञ वेदिकाएं। क्या मिली है यहां? यानी यहां के लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ वेदियां 7 क्या मिली है? संख्या से कोई मतलब नहीं रहे, यज्ञ वेदियां मिल गई। आपको ध्यान रखना क्या मिली? अब देखिए, जब इन यज्ञ वेदियों को अंदर से खोदा गया, फावड़ों को उनको देख रहे, छोटा छोटा उपकरण हुए, थाने कोई सभ्यता स्थल मिल जावे, थाने या ठापटा गाँव अपना आसपास में निकले। सिंगी तलाई का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है अपने, ये रही सिंगी तलाई, मैंने तो आज तक वहाँ कुछ नहीं देखा। कभी कभी वहाँ पे कोई छोटी मोटी मूर्तियाँ मिल जाती है, तो एग्जाम में दे दिया था मिलान करो सिंगी तलाई नागौर। सिंगी तलाई को कहाँ मिलाना था? और ये सिंगी तलाई अपने से 15 मिनट की दूरी पर है ना। तो पता नहीं उसको कैसे पता चल गया, मेरे को तो कभी कुछ यहाँ पे मिला ही नहीं है, आपको भी यहाँ पे कुछ नहीं। कभी कभी यहाँ मिलता है, अखबारों में हम देखते हैं छोटी मोटी मूर्तियाँ मिल जाती है, लेकिन कहा था कि ये प्राचीन क्षेत्र जहाँ पे कुछ मूर्तियाँ वगैरह पाई जाती है, मिलान करना था तो सिंगी तलाई गटकरोदब नागौर। ठीक है भाई, कितनी मिली? जब इनको खोदा गया तो इसमें कुछ हड्डी के टुकड़े मिले। अब आप खुद अनुमान लगाओ, यज्ञ के अंदर हड्डी के टुकड़े मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे बलि प्रथा थी। क्या थी यहाँ पे भाई? यज्ञ में क्या क्या दी जाती थी? बलि दी जाती। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये बलि प्रथा का प्रचलन था यहाँ पे। कौन सी प्रथा का? अब मुझे आप बताओ, बलि प्रथा का प्रचलन था, बकरे को चढ़ा दिया, सरसुर तो चला गया, बाकी प्रसाद तो बटेगा तो बाकी प्रसाद को बांट दो, तो बांटोगे तो क्या करोगे फिर? खाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग क्या थे? सीधी सी बात है, वो उन्होंने अनुमान लगाया, हम भी अनुमान लगा के पढ़ेंगे कि यहाँ क्या मिला? यज्ञ वाले में क्या मिली? हड्डियां मिली। इसका मतलब क्या करते थे वो? अब बलि प्रथा करते थे, तो इसका मतलब यहाँ के लोग क्या थे? मांसाहारी। अब फिर आगे ध्यान से देखना, यहाँ पे कब्रगाह मिला है। क्या मिला है? अब कब्रगाह मिला है, इसका मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि यहाँ लोगों को जलाया नहीं, दफनाया जाता था। यहाँ लोगों को जलाया नहीं, ये इनकी विशेषताएं हैं। अब और क्या मिला? यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है भाई, और उस खोपड़ी में 6-7 छेद किए हुए हैं। खोपड़ी में क्या है? जिससे अनुमान लगाओ, हो सकता है शल्य चिकित्सा की जाती थी। अनुमान ही हम लगा रहे हैं, तो शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण मिले हैं राजस्थान में, वो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा। अब फिर देखें, वहाँ पे जो मकान मिले हैं, उन मकानों में थोड़ी थोड़ी दरारें आई हुई है सब दीवारों के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं हो सकता है भूकंप। तो भूकंप के जो प्रमाण मिले हैं, किसके? भूकंप के जो प्रमाण मिले हैं वो नो डाउट कहाँ मिलेंगे? कालीबंगा। फिर एक क्वेश्चन और ले लो, यहां पर एक तंदूर मिला है जिसकी आकृति ईरान के तंदूर से मिलती है, तो हम इसको कह सकते हैं यहां ईरानी तंदूर मिला है। तंदूर कैसा मिला है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ईरान के साथ इनके व्यापारिक रिश्ते रहे होंगे, तभी तो वहां से ये तंदूर यहां आया है। तो ईरान के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध रहे होंगे। ठीक है भाई। अब अगला देखें, कालीबंगा जो आपके सभ्यता स्थल है, इसका स्वयं का एक संग्रहालय भी है जिसको कहते हैं कालीबंगा संग्रहालय। तो आपसे ये तो पूछा ही नहीं जा सकता कि कालीबंगा संग्रहालय का संबंध किस सभ्यता से है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जिसका स्वयं का एक संग्रहालय भी है। तो स्वयं का संग्रहालय किसका है? कालीबंगा। स्वयं का संग्रहालय किसका है? यहाँ पे जो लिपि मिली है वो सैंधव लिपि मिली है, उल्टी लिखी जाती है दाएं से बाएं। कौन सी लिपि? अब यहां से क्वेश्चन उठेंगे भाई, 2-3 क्वेश्चन यहां से उठेंगे। प्रश्न क्या आया था? सुने, प्रश्न आया था सैंधव कालीन सभ्यता स्थल। देखो, न तो आपके हड़प्पा दिया, ना सिंधु घाटी वाला वो दिया, न कांस्य युगीन दिया। उसने कहा कि सैंधव कालीन सभ्यता स्थल जहां अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। सैंधव कालीन सभ्यता स्थल जहां किसके मिले हैं? अग्निकुंड के।
अब देखिए आपने ये तो पढ़ रखा है कि भाई यहाँ पे क्या मिले हैं, यज्ञ वेदियां। वास्तव में यज्ञ वेदियां होती क्या है? अब यहाँ की जो भाषा थी, यहाँ की जो लिपि थी, वो कैसी थी? तो हम इस सभ्यता स्थल को कह सकते हैं सेंधवकालीन सभ्यता स्थल। इसको आप क्या कह सकते हो? तो सेंधवकालीन सभ्यता स्थल जहां अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, कौन सा सभ्यता स्थल हो जाएगा? वापिस सुनना, सेंधवकालीन सभ्यता स्थल जहां पर अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा। अब सुने, अब इस क्षेत्र के जितने भी सभ्यता स्थल होंगे वो आप मान के चले सेंधवकालीन होंगे। तो एक बार परीक्षा में आ गया था कि निम्न में से सेंधवकालीन सभ्यता स्थल को छांटिए। तो देखिए कालीबंगा, कालीबंगा तो है ही, कालीबंगा की छोटी बहन पीलीबंगा, और एक ले लेना रंगमहल। तीनों ही हनुमानगढ़ में है, तीनों ही कहां पर है? तो ये तीनों ही सभ्यता स्थल क्या कहलाएंगे? सेंधवकालीन। इसको आप नोट कर लेना। कौन कौन से? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल तीनों ही क्या कहलाएंगे? सेंधवकालीन सभ्यता स्थल। इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी आपके घग्गर नदी के किनारे है और इसी से संबंधित है, ज्यादा कुछ इसका पढ़ना नहीं है। इस रंगमहल को पढ़ लो एक। इसका एक क्वेश्चन ध्यान रखना, डॉक्टर हन्ना रीड, नाम क्या है? डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल के द्वारा राजस्थान के किस सभ्यता स्थल पर कार्य किया गया था? वो था आपके रंगमहल। रंगमहल का और कुछ नहीं पढ़ना। डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में कहां पे किया गया था? आपके रंगमहल रे, कहां किया गया था? इस रंगमहल का एक ही दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये है, ये क्या है आपके? सेंधवकालीन। ये क्या है आपके? सेंधवकालीन सभ्यता स्थल है। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है? डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल के द्वारा राजस्थान में कहां खुदाई की गई थी? तो आपको उत्तर करना है रंगमहल। तो सेंधवकालीन सभ्यता स्थल से ध्यान रख लेना। आप इसको कालीबंगा को क्या कह सकते हो? सेंधवकालीन सभ्यता स्थल भी कह सकते हो। भाई ये है आपके मोटी मोटी कालीबंगा सभ्यता। इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जूते हुए खेत किस दिशा में? यहाँ पे दोहरा परकोटा किस दिशा की ओर है? पश्चिम। किलाबंदी के प्रमाण है ना, सुरक्षात्मक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सी सभ्यता को दे सकते हो आप? कालीबंगा। जल निकासी कालीबंगा। ईंटों से बने मकान, ईंटों से बनी नालियां, ठीक है, और समकोण पे काटती हुई सड़कें और सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से बनी नालियां। अच्छा बताइए फिर मेरे को, यहाँ के घर किससे बने हैं? अच्छा पत्थर से कहाँ बने हैं? अच्छा आहट के जो नींवें हैं वो किसकी है? अच्छा ये वाक्य गलत होगा फिर कि उसकी आहट की जो नींवें हैं वो ईंटों से है? नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा ये वाक्य। आप गलत कर देना वहाँ पे। फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ के लोग क्या खाते थे? गेहूं। और वहाँ के लोग चावल। वहाँ के लोग चावल। अब सुने, यहाँ के लोग लोहे और घोड़े से अनभिज्ञ थे। लोहा और घोड़ा, मतलब यहाँ पे जो चित्र वगैरह कुछ भी मिला है ना, उसमें मानो धातुएं सारी मिली लेकिन लोहा नहीं मिला। चित्र छोटे मोटे सारे मिल गए लेकिन घोड़े के कोई अवशेष कुछ भी नहीं मिला। तो कालीबंगा के लोग किस चीज से अनभिज्ञ थे? घोड़ा और लोहा। वापिस बताओ किससे? घोड़े से और लोहे से। घोड़े और लोहे से अनभिज्ञ थे। वहां के लोग चांदी से अनभिज्ञ थे। आहड़ के लोग किससे अनभिज्ञ थे? चांदी। और यहाँ के लोहे, यहाँ के लोहे से अनभिज्ञ थे और वहां के लोग किससे थे? चांदी से। तो अब दोनों में आप तुलनात्मक रूप से साथ साथ पढ़ते जाओगे ना, तो वो सभ्यता भी आपके साथ में क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो कालीबंगा सभ्यता, अब आप शुरू से आ जाओ। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? अच्छा कालीबंगा का अर्थ? कालीबंगा के उपनाम बताओ। निर्धन सभ्यता, दीनहीन बस्ती, दोहरे परकोटे वाली। अच्छा निर्धन सभ्यता क्यों कहते हो? घड़िया मिट्टी से बनी मुद्राएं। अच्छा ये दोहरे परकोटे से कौन कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे? किलाबंदी, पश्चिमी दिशा, है ना, दोहरे परकोटे वाली, दोहरे प्राचीर वाली, और सुरक्षात्मक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ। फिर आप आ जाओ नदी, घग्गरिया। अब परीक्षा में आएगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान का प्राचीनतम सभ्यता स्थल कालीबंगा। कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा। ये आपके आगे। अब आ जाओ खोजकर्ता अमलानंद घोष 1952। ये याद रखना। फिर उत्खनन करता बी के लाल और बीबी थापर। वो थापर जो थे, अब वो सन में मत जाना। अब समकालीन में आ जाएंगे आप।
सिंधु घाटी सभ्यता। यहां से आपको एक प्रश्न पकड़ना है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा। बस ये सिंधु घाटी वाला यहां तक ही रखो। हड़प्पा वाला आपको याद रखना है, भारत के संदर्भ में, राजस्थान वाले में नहीं पूछा जाता। भारत में अगर आपके टॉपिक में ही रहता है तो आपको देखना है हड़प्पा सभ्यता का समय है 1600 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व का। एक ये देख लेना। विशेषताओं में समकोण पे काटती हुई सड़कें, सड़कों के किनारे जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, जूते हुए खेत से बेल, बेल से बेल गाड़ी, ठीक है। अच्छा, वहाँ क्या क्या मिला जूते हुए खेत में? गेहूँ, जौ और कपास भी मिला। अब गेहूँ, जौ और सरसों ऐसे 2-4 फसलें मिली, इसका मतलब वो मिश्रित कृषि किया करते थे। क्या करते थे? मिश्रित। थोड़ा देख लेना, सत्य असत्य में काम आता है। मैंने वैसे नोट्स में अभी जो आपको मैंने दिए हैं उसमें सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ के लोग और आगे विशेषताओं में क्या मिला है वहाँ पे? यज्ञ वेदिका है। अब यज्ञ वेदिकाओं से क्वेश्चन क्या आएगा? सैंधवकालीन सभ्यता स्थल जहाँ अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। तो अग्निकुंड के प्रमाण राजस्थान में कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से मिले। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर यज्ञ वेदियों में जब आप थोड़ा सा जाते हो, क्या मिली थी? हड्डियाँ मिली थी। इसका मतलब बलि प्रथा, इसका मतलब मांसाहारी, इसका मतलब मांसाहारी। वहां मिले हैं कब्रगाह, इसका मतलब शवों को जलाया नहीं, दफनाया जाएगा। एक खोपड़ी में 6 सुराग, शल्य चिकित्सा। दीवारों में, हाँ, इसका मतलब भूकंप के प्रमाण। वहां के लोग किससे अनभिज्ञ थे? आहड़ वाले, चांदी। यहाँ के लोग क्या खाते थे? गेहूं। और वहां के लोग, अब यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय हो गया कृषि, क्योंकि कृषि के ही प्रमाण हमें यहाँ पे मिले हैं। अगर आपसे सत्य असत्य में ऐसा कुछ पूछ ले कि भाई कालीबंगा के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था? आपके कृषि। तो बिल्कुल सही वाक्य है, कृषि का ही अवशेष मिला है हमें, तो वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या कर दोगे आप? कृषि कर दोगे। और फिर ये सिंधु से 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखोगे। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, तीनों हनुमानगढ़ में, तीनों घग्गर नदी के किनारे, और तीनों क्या है? सैंधवकालीन सभ्यता। अब रंगमहल से एक क्वेश्चन और क्या करोगे? डॉक्टर हन्नारीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल के द्वारा कहाँ उत्खनन किया गया था? तो आप उसका उत्तर क्या कर दोगे भाई? रंगमहल। फिर मैंने एक चीज और बताई आपको, यहाँ एक तंदूर मिला था जिसको हम कह सकते हैं ईरानी तंदूर। क्या विशेषता है इसका? मतलब हम क्या अनुमान लगाया आपने? ईरान के साथ इनके संबंध रहे होंगे। ये पहली सभ्यता, इसमें मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सारा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईंट कहीं पे भी पकड़ लो तो उत्तर चले जाना, कहाँ जाओगे? कालीबंगा, है ना। कालीबंगा के लोग, फिर ध्यान से रखना, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड सब में पूछा जाता है। 2 चीज़ों से अनभिज्ञ थे, उन दोनों का नाम बता दो वापस। घोड़ा और। अब अगली सभ्यता, अगली सभ्यता हम पढ़ रहे हैं आहड़। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? आहड़। अब देखिए, इसके कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको थोड़ा ध्यान देना है मेरी तरफ। आहड़ सभ्यता, नो डाउट उदयपुर। हमने बेड़च नदी पढ़ी थी, हमने बेड़च नदी पढ़ी थी, तभी मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में काफ़ी कुछ। तो अब एक बार का वापस इसका रिवीजन करना है। देखिए, आहड़ सभ्यता के आप सारे क्वेश्चन जो है ना, इसके उपनाम से सारी विशेषताएं ले लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन भी आप वहां से क्लियर कर दो। इसके उपनाम रट लो। देखिए, आहड़ सभ्यता को कहते हैं ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी कहने का सीधा सा अभिप्राय है कि राजस्थान में तांबे के सबसे ज्यादा औजार, राजस्थान में तांबे के सबसे ज्यादा औजार अगर कहीं पे पाए गए हैं तो कहाँ पाए गए हैं? आहड़ में। अब देखो, यहाँ ताम्रवती नगरी कहा गया है, तांबे के औजार मिले हैं, तो तांबे को गलाना भी तो पड़ेगा। तो तांबा गलाने की भटियां, तांबा गलाने की भटियां कहाँ मिलेगी? अगर मैं ये वाक्य कहूं कि आहड़ के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार धातु को गलाना था, धातु को, क्या मैं सही कह रहा हूं? मतलब इस चीज से आपको 3 चीजें, 3 क्वेश्चन क्लियर करने। सबसे ज्यादा तांबे के औजार, सबसे ज्यादा। अब तांबे के औजार बनाओगे तो फिर तांबा गलाना पड़ेगा, तो तांबा गलाने की। अब आप तांबा गला रहे हो, ताम्रवती नगरी आपको कह रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि आहड़ के लोगों का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार धातु को क्या था? आगे बात समझ में? यानी ये तांबा को गलाते थे, तांबे को क्या करते थे? गलाते थे। तो ताम्रवती से इतने क्वेश्चन क्लियर। अब यहाँ पे एक मामला अटक सकता है आपके, अभी याद कर लेना। अब आ गया, देखो, तांबे से बनी कुल्हाड़ी, तांबे से बनी कुल्हाड़ी, बरछा,
तीर, सुई, ठीक है, बाण, तीर सर्वाधिक पाए गए हैं, सर्वाधिक पाए गए हैं। उत्तर क्या कर दोगे? उत्तर क्या कर दोगे? अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना ना, अगर आ जाए मछली पकड़ने के कांटे, मछली देखो ये भी मछली पकड़ने के कांटे भी किससे बने हैं? तांबे से। मछली पकड़ने के कांटे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मछली पकड़ने, पूरा का पूरा प्रश्न वही है, सिर्फ मैंने बीच में एक शब्द और अटका दिया और मैंने कह दिया मछली पकड़ने के कांटे। तब उत्तर आप आहट मत करना, तब चले जाना गणेश्वर। तब कहां चले जाना? गणेश्वर की एक ही विशेषता है, मछली पकड़ने के कांटे। हालांकि वहां पे भी बहुत सारी ये मिले हैं, कुलाड़ियां भी मिली है, तीर भी मिले हैं, बर्छे भी मिले हैं, बहुत सारा। तभी आप गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं के आप जननी कह रहे हो, तो मतलब तांबा तो मिला है। लेकिन इसमें और उसमें सबसे बड़ा अंतर क्या करोगे? अगर लंबा सा दे दे ये पढ़ते समय थोड़ी सावधानी रखना, मछली का कांटा अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप आहड़ करके आ जाओगे। आहड़ मत करना, मछली पकड़ने का कांटा आ जाए तो कर देना गणेश्वर। और वैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा औजार वगैरह जो है वो कहाँ मिले हैं? आहड़। तो आपने एक नाम से 3 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। ताम्रवती नगरी, तांबा गलाने की भट्टियाँ, आहड़ के लोगों का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार था धातु को गलाना, धातु को, है ना, वहाँ ये ध्यान रखें। अब देखिए इसका दूसरा नाम, दूसरा इसको कहते हैं व्यापारिक सभ्यता। क्या कहते हैं भाई? अब इसको व्यापारिक सभ्यता नाम दिया, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जो व्यापार से संबंधित है। तो पहला तो यही मिल गया, इसका व्यापार करते थे। इसके अलावा और क्या मिला? तो इसके अलावा साहब यहाँ पे मिले हैं नाप और तोल में प्रयोग आने वाले बाट। हालांकि कई जगह और भी मिले, लेकिन सर्वाधिक संख्या में नाप और तोल में यूज करने वाले बाट, और एक रंगाई और छपाई में काम आने वाले ठप्पे। रंगाई और छपाई करते हैं ना, तो रंगाई और छपाई में काम आने वाले जो ठप्पे हैं वो यहाँ मिले हैं। यहाँ धातुओं को गलाया जाता था, यहाँ नाप तोल का काम होता था, यहाँ वस्त्रों को रंगा जाता था। इसका मतलब ये क्या थी? अब मैं ये कह सकता हूँ कि कालीबंगा के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आहड़ के लोगों का मुख्य व्यवसाय उद्योग धंधा था। क्या था? उद्योग धंधे। समझ में आ गया ना? सत्य असत्य में छांटने में इनकी विशेषताओं का ध्यान रखें। वहां के लोग क्या करते थे? कृषि। और यहाँ के लोग क्या करते थे भाई? उद्योग और धंधे करते थे। अब देखिए आगे इसका अगला नाम, इसका अगला नाम है काले व लाल मृद भांड वाली सभ्यता। काले व लाल मृद भांड वाली सभ्यता। काले और लाल मृद भांड वाली सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे काले और लाल मृद भांड पाए गए हैं। एक ही मृद भांड है। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ के लोग क्या करते थे? उल्टी तपन विधि के द्वारा ये जो मिट्टी के बने बर्तन थे ना, उनको पकाते थे। आप एक कच्ची मिट्टी का बर्तन बनाओ, सीधी सी बात है। अब क्या करो? आग लगा दो उसके नीचे और ऊपर रख दो उसको, थोड़ा सा ऊपर करके। अब अंदर धुआं जाएगा, धुआं जब उस मिट्टी के लगेगा तो वो अंदर से लगभग कैसा हो जाएगा? काला। लेकिन जैसे ही आपके अंदर से आग लगती है या आपके ताप लगता है, ऊपर की मिट्टी हमेशा देख लो कैसी हो जाती है? लाल नहीं हो जाती क्या? तो इसीलिए यहाँ के जो बर्तन थे उल्टी तपन विधि से तपाते थे, तो यहाँ के जो बर्तन थे वो क्या थे? लाल और काले, लाल और काले। अब सुनना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था कि अनाज रखने के मृद भांड, अनाज रखने के मृद भांड जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता था। बकोट क्या कहते थे? गोरे बकोट। ये राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से पाए गए हैं? अगला आपसे अनाज रखने का पात्र नहीं पूछ रहा है। अगर उसको पता है कि इस बच्चे को अगर इतना पता है कि मैंने एक शब्द इसके अंदर दे दिया है मृद भांड, और राजस्थान में अगर मृद भांडों की बात की जाती है तो एक ही सभ्यता आती है जिसका नाम क्या है? आहड़। हालांकि और भी जगह ऐसा नहीं है कि मृद भांड नहीं मिले हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने वाले जितने भी हैं वो कहाँ के होंगे? आपके आहड़ के। सारे के सारे कहाँ के हो जाएंगे? आहड़। तो आप भी याद रखेंगे, क्या रखोगे? अनाज रखने के मृद भांड जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता है वो राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं भाई? आहड़। इतना क्लियर हो गया? ये इसके उपनाम है। अब देखो इसको कहते हैं धूलकोट। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? सीधा परीक्षा में पूछ लेते हैं, ज्यादा लाग लपेट मत रखो, सीधा पूछ लेंगे धूलकोट के नाम से किसको जाना है? तो किसको जाना जाता है? अब अपने मारवाड़ी में आ जाओ थोड़े। धूल, रेत,
कोट का मतलब वो क्षेत्र मान लो। तो धूल जो ज़्यादातर मिलती है या रेत ज़्यादातर मिलेगी वो गाँव में मिलेगी या शहरों में? इसका मतलब ये एक ग्रामीण सभ्यता स्थल था। एक क्या था? अब आप खुद सोचो, मैं एक बात बताऊं, ग्रामीण सभ्यता स्थल था। अपने राजस्थान में अगर हम कहें संयुक्त परिवार सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, गांवों में या शहरों में? इसका मतलब ध्यान रखें ग्रामीण सभ्यता स्थल था। यहां पर क्या है, एक रसोई मिली है, उस एक रसोई में 6 चूल्हे हैं। कितने चूल्हे? इसका मतलब संयुक्त परिवार प्रथा थी। इसका मतलब क्या था? संयुक्त परिवार प्रथा का। यहां आपके सीधा परीक्षा में पूछते हैं एक ही रसोई में 6 चूल्हे कहां मिले हैं? तो ये ग्रामीण सभ्यता स्थल थी, इसलिए यहां संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। और संयुक्त परिवार प्रथा में क्या? 6 चूल्हे। अब देखो एक परीक्षा का और क्वेश्चन बता देता हूं जो चूल्हे से था। आप सब जगह पढ़ते हो, लेकिन चूल्हा शब्द ना आप इसी सभ्यता से पढ़ते हो ज्यादातर। अब एग्जाम में आया था 2 मुंह वाला चूल्हा, 2 मुंह वाला चूल्हा और सिलबाट। सिलबाट जानते हो ना? हाँ, और ये राजस्थान के किस सभ्यता स्थल पे पाए गए हैं? अब लोगों के तो पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं, भाई चूल्हे तो हमने पढ़े ही कहाँ हैं, आहड़ में तो पढ़े हैं। अब वो चाहे 2 मुंह वाला चूल्हा हो चाहे 4 मुंह वाला चूल्हा हो, अगर चूल्हे का कोई क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं कि कौन सा? ये आए हुए क्वेश्चन है, वापिस सुन लेना। 2 मुंह वाला चूल्हा और सिलबाट। सिलबाट, सिलबाट अगर राजस्थान में कहीं पाए गए हैं तो वो कहाँ? एक ही रसोई में 6 चूल्हे। संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा भी कहाँ पाई गई है? आपके आहड़ में पाई गई है। ठीक है भाई, आगे देखो। इनका मुख्य आहार आप बता ही सकते हो। अच्छा, किससे अनभिज्ञ थे? चांदी से क्या थे? अनभिज्ञ। देखो सारी चीजें आप खुद ही बता रहे हो, मेरे को ज्यादा टेंशन होगी नहीं। अब देखो इसके उपनाम से, फिर हम वापिस इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उपनाम से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारी इसकी विशेषताएं हैं। धूलकोट से आपने संबंध स्थापित कर दिया, ग्रामीण कर दिया। ग्रामीण में आपको पता है संयुक्त परिवार रहता है। यहाँ क्या मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। वहां वो लिखते समय आप लिख लेना। अब इसको कहते हैं आघाटपुर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आघाट दुर्ग। ये 2 इसके और नाम है भाई। इसको आघाटपुर भी कहते हैं, इसको आघाट दुर्ग भी कहते हैं। और अब परीक्षा का क्वेश्चन और सुने अच्छी तरह से। परीक्षा में देखिए, आहड़ सभ्यता नो डाउट बेड़च नदी के किनारे है, जिसको आप पहले आयड़ नदी कहते हो। उदय सागर के बाद उसका नाम चेंज करके बेड़च कर देते हो, गोगुंदा की पहाड़ियों से जिसको आपने निकाला था। तो ये नो डाउट उसके किनारे है। लेकिन इस संस्कृति को कहते हैं बनास संस्कृति। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति। आहड़ को क्या कहते हैं? बनास संस्कृति। आहड़ को क्या कहते हैं? अब सुनना, क्वेश्चन क्या आया था कि बनास संस्कृति का संबंध है ना ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, समझ में आ रही है बात? अगला बनास संस्कृति दे दिया। बनास संस्कृति का मतलब क्या होता है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता है आपके ताम्र पाषाण कालीन। क्या है? ताम्र पाषाण कालीन। तो ताम्र पाषाण कालीन वहां था, देखो, नव पाषाण कालीन, पुरा पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन। हमेशा ध्यान रखें, बनास संस्कृति का संबंध किससे करोगे? ताम्र पाषाण कालीन। आहड़ का भी है ना। आपसे पूछ ले एग्जाम में कि बनास संस्कृति के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है ताम्र पाषाण कालीन क्षेत्र। कौन सा के क्षेत्र? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बनास नदी के किनारे स्थित गिलुंड सभ्यता, भीलवाड़ा में स्थित बागोर सभ्यता, उदयपुर वाली बालाथल सभ्यता, उदयपुर वाली बालाथल, थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है ना। मैं ये कह सकता हूं कि सारी संस्कृतियों को मैं किस में ले जा सकता हूं? ताम्र पाषाण काल में। कौन कौन सी? उदयपुर वाली बालाथल, गिलुंड वाली, राजसमंद वाली गिलुंड, है ना, और ये कोठारी नदी वाली बागोर। बागोर की सभ्यता आपसे पूछ ले, देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछे, हमारे गलत नहीं होना भाई। उस क्षेत्र का जो भी आपके बनास संस्कृति में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वो सारी क्या थी? ताम्र पाषाण कालीन। तो बनास के किनारे चाहे ले लो, या बनास की सहायक नदी कोठारी के किनारे ले लो, है ना, या बेड़च वाला है, बेड़च के किनारे ले लो। ये सारी की सारी जो सभ्यताएं होगी वो कौन से काल की होगी भाई? ताम्र पाषाण कालीन। क्लियर हो गया? तो अब आपके आ जाए परीक्षा में कि भाई बनास संस्कृति का संबंध है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ये इसके उपनाम बताए हैं मैंने अभी तो सिर्फ इसके उपनाम। अब हम इसको विस्तार से पढ़ ले थोड़ा। पहले उपनाम आप मुझे खुद बताओगे, मैं तो एक ही नहीं बोलूँ अब।
अच्छा, ये मछली पकड़ने का कांटा आते ही कहाँ चले जाओगे? हाँ, ये हमेशा याद रखें। यहाँ के लोग क्या खाते थे? चावल खाते थे। और किससे अनभिज्ञ थे? चांदी से। किससे? चांदी से। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। आहड़ सभ्यता, आप सबसे पहले आहड़ सभ्यता के उदयपुर में है सबसे पहले, तो ये बता दो। अच्छा, अब इसके उपनाम, आप सबसे पहले उपनाम, फिर नदी, फिर खोजकर्ता। जो भी पॉइंट चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, जो पॉइंट चल रहे हैं वो तो आगे की बात है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाया। तो बता दो, आप पहले नाम बताओ, क्या नाम लिखो इसका? ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं रे? हाँ, बोलते जाओ। क्या? और तांबा गलाने की भटिया। और इनकी अर्थव्यवस्था का आधार धातुओं को गलाना, धातुओं को गलाना। चलिए, ताम्रवती नगरी के इतने क्वेश्चन आपने क्लियर कर दिए। ताम्रवती के बाद आपने इसको नाम दिया एक व्यापारिक सभ्यता। बताओ, व्यापारिक सभ्यता क्यों कहते हो इसको? मापने तोलने के बाट, रंगाई छपाई में काम आने वाले ठप्पे कहाँ पाए गए? आहड़ में। तो हम इसको कह सकते हैं आहड़ जो है वो एक व्यापारिक सभ्यता थी। अब सीधा सा एक हो ही गया। फिर आहड़ के लोगों को मुख्य व्यवसाय उद्योग धंधे, कौन सा था आपके? उद्योग धंधे हो गया। ठीक है, फिर आपने इसको नाम दिया बनास संस्कृति। बनास संस्कृति से कौन सा क्वेश्चन कर दोगे? बनास संस्कृति नाम आते ही आप सीधा समझ जाना ताम्र पाषाण कालीन। ताम्र पाषाण कालीन। अब आपके अगर आहड़ भी आ जाए तो भी ताम्र पाषाण कालीन है। गिलुंड राजसमंद वाली आ जाए तो ही ताम्र पाषाण कालीन है। बालाथल उदयपुर वाली आ जाए तो भी ताम्र पाषाण कालीन है। और कोठारी बागोर आ जाए तो भी किस में आ जाएगी? ताम्र पाषाण कालीन में। ये पूरे क्षेत्र में बनास संस्कृति में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वो सारी ताम्र पाषाण कालीन में होगी। तो ये इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ले लो काले व लाल मृद भांड वाली सभ्यता। इसको कहते हो काले और लाल मृद भांड वाली। कोई मिला है क्या ऐसा? अनाज रखने के मृद भांड जिन्हें गोरे बकोट कोट, गोरे बकोट कहाँ पाए गए हैं? आहड़ सभ्यता में पाए गए हैं। आहड़ सभ्यता में। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, वापस सुनना कि मृद भांड से बने हुए बर्तन जिन पे ज्यामितीय चित्रांकन किया गया है कहाँ से पाए गए हैं? अरे आपको अगला साफ साफ कह रहा है कि मृद भांड। क्या कह रहा है? सीधा कह रहा है अगला कि भाई या नो डाउट या तो फिर आहड़ सभ्य होगा ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि आहड़ में तो पाया जाएगा। तो वापिस अगर आ जाए कि भाई जो किसी विभिन्न प्रकार के बर्तन जिन पे ज्यामितीय चित्रांकन किया गया है वो राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं या किस सभ्यता स्थल पे पाए जाते हैं, तो आप उत्तर क्या कर सकते हो? आहड़ सभ्यता स्थल। मृद भांड आहड़, ईंट ईंट कालीबंगा, ईंट कालीबंगा। हाँ, तो ऐसे याद रखा करो। तो इससे 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। घुमा फिरा के कैसे पूछे आपको पकड़ना है? मृद भांड। फिर आपके इसका आपने एक और नाम दिया था शायद धूलकोट। धूलकोट में अभी सिर्फ उपनाम ही लिख रहा हूँ, आप बता दो इससे कोई 4-5 विशेषताएं। ग्रामीण सभ्यता, क्या पता चला? मिट्टी वाला है ना, ये मान लिया। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में क्या रहते हैं? संयुक्त परिवार। आपको क्या पता यहाँ संयुक्त परिवार था? 6 चूल्हे एक ही रसोई में, इसका मतलब संयुक्त परिवार था। अब हमारे तो आज समझ में को नहीं है, ये संयुक्त हो के बस सासू खराबी जो हर बीननी ने एक चूल्हो दे रखे हुए हैं। रेस्टोरेंट भी हो सकता है, होटल भी, लेकिन एक भी समय तो कौन सा तो होटल वगैरह तो ये तो अनुमानित कहानी है। अगर मैं जाता तो मेरे हिसाब से मैं तो क्या करता, 6 बीननियाँ न्यारी कर देता कि वहाँ पे बीननियाँ आपस में लड़ती थी और एक ही रसोई में 6 जगह अलग अलग खाना बनाती थी। अब अपनी अपनी सोच अपने को नहीं जाना है उधर, सामूहिक परिवार ही रखना है। सोरे राजी भेजा हुई है ना 6 चूल्हा गरबा को विचार दिखियो तांगे मन में लड्डू फूट रहे हैं। चलो आगे लो। धूलकोट वाला इतना आप कर दोगे, इससे समझना है रे पर्सन कैसे बनते हैं, हमें इसमें से निचोड़ निकालना है उपनामों से। फिर इसको आघाटपुर, आघाटपुर, और फिर आपने इसको नाम दे दिया आघाट दुर्ग। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, उपनाम पढ़े हैं। अब देखो उपनाम के बाद वही आ गई नदी। नदी बोल दो। बेड़च, नदी कौन सी? बेड़च। बेड़च नहीं आए तो
आयड, टेढ़ नहीं आए तो आयड। अब देखो यहां जो खोज करता, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। सनों में जाने की आवश्यकता नहीं है, सनों में कोई जाने की आवश्यकता अपने एक बार की नहीं है, लिखा दूंगा मैं, फिर अपनों एक बार इतना ध्यान रखो, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है। अब इसके साथ था रतन चंद्र अग्रवाल। गाइड वाइड में कहीं आप पढ़ते हो तो वो रतन चंद्र अग्रवाल तो वो राजस्थान की लगभग सभी सभ्यताओं में जाएगा भाई, वो राजस्थान की सभी सभ्यताओं में जाएगा, इसलिए उसका नाम एग्जाम में डालते ही थोड़ा विवादित हो जाएगा, क्योंकि 4 सभ्यता स्थल फिर ढूंढने पड़ेंगे जहां रतन चंद्र अग्रवाल नहीं गया, तो मैं यहाँ नाम नहीं लिखता उसका। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखा, कौन? अक्षय कीर्ति व्यास, ये तो खोज करता। अब ले लो उत्खनन करता, और ये तो मैंने बता दिया था आपके HD सांकलिया, HD सांकलिया, HD सांकलिया का तो ये सेकंड ग्रेड में आ चुका है। हंसमुख धीरज लाल सांकलिया, हंसमुख धीरज लाल सांकलिया इसका पूरा नाम था। तो अब आपको खोजकर्ता में एक ही नाम लेना है, मैं अभी इसमें और 2 नाम जुड़वा दूंगा, मैं रतन चंद्र अग्रवाल और VK मिश्रा और लिखा दूंगा, कोई मतलब नहीं उनका। नोट्स में आप पढ़ते समय पहले तो 2 चीजें ये क्लियर कर लो, अपना एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। ध्यान रखें, अक्षय कीर्ति व्यास का संबंध किस सभ्यता से है? आहड़ से। और HD सांकलिया का संबंध किस सभ्यता से है? आहड़ से। अब आहड़ सभ्यता की ले लो विशेषताएं, आप खुद बताना शुरू करोगे या मैं बताऊं? ये विशेषता और तांबा गलाने की भट्टियां, और उनका मुख्य काम धातु को गलाना। फिर यहाँ क्या मिले हैं? रंगाई और छपाई। हाँ, फिर आप बता दोगे बनारस संस्कृति, मतलब ताम्र। अब ताम्र पाषाण काल का जो समय निर्धारित किया गया है वो 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। अब कई जगह क्या है कि यहाँ पे 1900 मिल जाएगा आपको, कई जगह कुछ और मिल जाएगा, तो ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना। 5, 10, 15 मतलब नज़दीकी कोई आंकड़ा आता नहीं है। ये मुख्य है 2000 ईसा पूर्व से कब तक ले लोगे आप? 1200 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो माना गया है। ठीक है, सारी विशेषताएं तो आपने खुद बता दी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से सुने। यहां पर पाया गया है एक ईरानी जल पात्र। क्या पाया गया? ईरानी जल पात्र। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इनके संबंध किससे रहा होगा भाई? किससे? ईरान से, है ना। एक देखो मिला है लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली। ये नीले रंग का एक पत्थर होता है भाई। नीले रंग का क्या होता है? एक पत्थर होता है जो मुख्य रूप से अपने भारत में नहीं पाया जाता, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की इस एरिया में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? लुपिस लाजुली। अरे मोस्ट है अंग्रेजा, वापिस बोलो, लेपिस लाजुली। क्या नाम है? नीले रत्न का क्या है? नीले रंग का एक पत्थर है जो कहाँ पाया जाता है? जो विदेश में, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तर्किस्तान, तुर्किस्तान, इधर पाया जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आहड़ में पाया गया है, आहड़ में पाया गया है। क्या अनुमान लगाओ? अच्छा, मैं ये कहूँ कि आहड़ के लोगों का विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था, इसका उदाहरण मिलता है। 4 ऑप्शन में मैं एक नाम दे दूँ, ये क्या नाम दूंगा? लेपिस लाजुली। ये आया हुआ क्वेश्चन है, लेपिस लाजुली। आपको कहेंगे भाई आपको कैसे पता चला, तो हम कहेंगे लेपिस लाजुली। अब नाम अटपटो है लेकिन याद करना पड़ती, लेपिस लाजुली। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका व्यापार दूसरे लोगों के साथ था और इसका हमें पता चलता है लेपिस लाजुली। मोस्ट है वेरी मोस्ट की श्रेणी में डाल देना, कईयों के तो अट्टा पता ही नहीं है इस चीज़ का। आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर भी, लेपिस लाजुली क्या है? नहीं। और एक क्या मिला है? ईरानी। एक क्या मिला है? ईरानी। फिर आपको कुछ मैंने चीज़ें पहले बताई दी है। यहाँ के लोग किससे अनभिज्ञ थे? यहाँ के लोग क्या खाते थे? यहाँ के घर किससे बनते थे? पत्थर से। और नीवें भी ईंटों की नीवें, ईंटों की नीवें। यहाँ ईंटों की नीवें थी क्या? आहड़ में नहीं थी, आहड़ में नहीं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, एक नाम याद रखिए, एक नाम रखिए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने निम्न में से किस सभ्यता स्थल को समृद्ध संस्कृति काल कहा है?
आहड़ को। किसको कहा है? आहड़ को। समृद्ध संस्कृति काल की संज्ञा देने वाले कौन थे? डॉक्टर गोपीनाथ। और दशरथ शर्मा ने क्या किया था? तीसरी राजधानी। और एक बार नदियों में मैं था, दयाराम साहनी ने क्या कहा था कि बेराट को हूण आक्रांता मिहिर कुल ने नष्ट किया था। एक एक नाम याद रखो सभ्यताओं के साथ, एक एक नाम याद रखो सभ्यताओं के साथ। मैं नदी जब पढ़ा रहा था इसीलिए मैं 5-5 आपको पॉइंट लिखा देता हूं सभ्यताओं के, क्योंकि क्वेश्चन वहां से उठना है, क्वेश्चन वहीं से उठना है। आपको वो चीज़ें याद रखनी है। बेसिक जीके तैयार है, कोई कंपटीशन में नहीं रुकेंगे कहीं पे भी। तो अब एक सभ्यता और पढ़ लेते हैं। कौन, कितनी सभ्यताएं होगी? 2। चलिए 2 के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी अब आपको आ जाएगी सारी। बताऊं? बेराट वाली। बेराट किस नदी के किनारे? किस नदी के? बाणगंगा नदी। कौन सी डूंगरी है ना? क्या मिले? बौद्ध मठ को क्या कहते हो? गोल मंदिर। अच्छा, बौद्ध क्या पहनते थे? सूती वस्त्र के प्रमाण। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम लो। बैट को क्या मिला? अशोक बाम्बू शिलालेख। मौर्य का मतलब ये मौर्यकालीन सभ्यता स्थल। कौन सा हो गया? मौर्यकालीन सभ्यता स्थल। और बताओ? नील रत्न बनर्जी, कलकत्ता संग्रहालय में ले गया। अब बताओ, महाभारत कालीन था? महाभारत में उल्लेख मिलता है उसका, मिलता है। और आर्य लोगों की उपस्थिति के प्रमाण, आर्य लोगों की उपस्थिति के प्रमाण। अब मेरे को सिर्फ 2 चीज बतानी है आप, और 2 चीज बताते ही आपके बेराट सभ्यता क्लियर है। एक ध्यान रखना, आर्य लोगों की बात याद है। एक चीनी यात्री हुआ था वेनसांग। क्या नाम था? वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी सीयूकी। क्या नाम था? और सीयूकी के अनुसार वहां बौद्ध मठों में वो कुछ समय रुका था, उनका वर्णन मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेराट की सभ्यता राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है जिसका विदेशी साहित्य और देशी साहित्य दोनों में ही उल्लेख है। महाभारत में उल्लेख है और विदेशी साहित्य सीयूकी में उल्लेख है। तो एक चीज ये बतानी है मेरे को, आपको एक्स्ट्रा एक चीज और बतानी है। सेल चित्र राजस्थान के वैसे तो कई जगह है, आलनिया है कोटा की, गरदड़ा है बूंदी के अंदर, वहां पे भी सेल चित्र मिले हैं। लेकिन मोटी सभ्यताएं जो 4 है ना अपनी, जिसमें बेराट है ना, बेराट, कालीबंगा, आहड़, इनमें अगर कहें ना कि कहीं पे सेल चित्र मिले हैं, सेलाश्रय, आपको कहते हैं सेलाश्रय चित्र, तो सेलाश्रय चित्र जो मिले हैं वो बेराट से मिले हैं। कहाँ से मिले? तो ये बेराट सभ्यता तो आपके लगभग वैसे भी क्लियर है। अब ले लो गणेश्वर, बोलो। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। कौन सी नदी के किनारे? कौन सी नदी? कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी में विकसित सभ्यता स्थल गणेश्वर राजस्थान का प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। ये भी आपके ध्यान में है, ठीक है। अब एक ही चीज बतानी है मेरे को। अब उसकी खोज, और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल है ना। और विजय कुमार, विजय कुमार। मोटी मोटी चीजें अरे मैं तभी तो आपको तैयार पहले कर देता हूँ। मेरे को पता है आगे पढ़ाऊंगा, मेरा छाती तो नहीं छूलो, मैं पहले याद करा देता हूँ तुम्हें। तो अभी तो आपने 2 सभ्यताएं पढ़ ली, ठीक है। एक गणेश्वर और पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। गणेश्वर से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो देखना आज। कौन सी सभ्यता रह गई रे? चलो गणेश्वर देख लेते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता नदियों में तो नहीं पढ़ा होगा अभी तक, चलो देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है रे? नीम का थाना सीकर। सुनते रहना, इसके क्वेश्चन आज तक जो आए हैं वो मैं बताऊंगा आपको। मतलब इसको थोड़ा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछता है गणेश्वर का, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। 2% याद करने हैं इसमें। देखिए गणेश्वर सभ्यता आपको पता है, नदी का नाम कांतली, और कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को आप कहते हो तोरावाटी। तो मैं ये सीधा कह सकता हूं कि तोरावाटी क्षेत्र में अगर कोई विकसित सभ्यता स्थल है तो वो कौन सा है? गणेश्वर, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की। इसका मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूं? सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता। अरे भाई प्राचीनतम तो है,
काली बंगा। लेकिन प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता दे दे तब उत्तर क्या कर दोगे? ताम्रयुगीन सभ्यताओं में आप उत्तर कर दोगे गणेश्वर। इतना याद रख दोगे। अब सुनना, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाती है, नई चीज आएगी। अब ये याद करना, पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। वापिस कहना, क्या नाम दिया आपने? पुरातत्व का पुष्कर। और एक नाम इसका और दिया हुआ है भाई, ताम्र संचयी संस्कृति। ताम्र संचयी यानी इकट्ठा करने वाली, संचयी संस्कृति। दो नाम एक्स्ट्रा याद करो, अब दो नाम अब एक्स्ट्रा करो। इसको एक तो कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, इसको क्या कहते हैं? प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता। अब नया नाम आपके क्या गया? अब पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है किसको? गणेश्वर को। पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? आप ध्यान रखें, ताम्र संचयी संस्कृति। नो डाउट आप एक तो ये चिंता मत करना गुरुजी वो ताम्र संचयी संस्कृति बटा आहड़ आ जावे तो दोनों को नहीं आवे, दोनों कभी नहीं आएंगे ऑप्शन में, टेंशन नहीं लेना। अगर ये आ जाए ताम्र संचयी संस्कृति, वहां पर आपको ये नहीं मिले, आहड़ करके आ जाओ। क्या करके आ जाओ? आहड़। वो सारा का सारा उत्तर निर्भर करता है ऑप्शन के ऊपर, कोई चीज रटने से नहीं होती। अब आप तो कहोगे गुरुजी वो मान तो बोनस मिलनी चीज है, क्योंकि थैली का वो ताम्र संचयी जो संस्कृति है वो कौन सी है आपके? गणेश्वर। अब गणेश्वर तो ऑप्शन में नहीं भाई, आहड़ भी तो है। ताम्र संचयी संस्कृति वो क्यों नहीं है? तांबे का उसने भी बहुत सारा संचय किया है। तो ये सारे उत्तर आप किस पे निर्भर करोगे? ऑप्शन पे। तो आप यहाँ ताम्र संचयी संस्कृति लिख सकते हो, ऑप्शन में गणेश्वर नहीं आया चले जाओ आहड़, गणेश्वर नहीं आया तो कहाँ चले जाओ? आहड़। इतना क्लियर हो गया? ताम्र संचयी संस्कृति। अब देखिए इस सभ्यता का उत्खनन, नहीं खोज याद करना, रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल 1977 के लगभग करी, अपन लिखवा जरूरत को नहीं, सन में नहीं लिखाऊंगा, नोट्स में मिल जाएंगे आपको। पहले इतना याद हो जाए तो सनों में जाना। सन तो एक सिर्फ याद करनी है, बोलो। कालीबंगा कब? 1952। बस कहानी खत्म। हाँ ठीक है, तो अभी मैं लिख के अपना ज्ञान छाटने की मेरे को जरूरत नहीं। मैं अभी 1977 लिखा हूँ, थे कि गुरु जी था नता याद है, मन कहीं याद को नहीं। ठीक है, मन तो याद है 1952 में की हुई कालीबंगा। बस कहानी खत्म। एक विजय कुमार, एक कौन था साथ में? तो इन दोनों का नाम दे। मैंने कहा था ना रतन चंद्र सब में आ जाता है, रतन चंद्र सब में आएगा, तो ये ज़्यादा इतना कोई मोस्ट भी नहीं रहता कि नाम याद करें तो। ठीक है, अब यहाँ मिला क्या है आप खुद बताओ मुझे। नहीं, पर्सन में तो बहुत लंबा चौड़ा देंगे वो आपको। तांबे से बने तीर, कमान, कुल्हाड़ी, है ना, बाण, और आखिरी में छोटा सा दे देंगे मछली पकड़ने के कांटे। तो मछली पकड़ने का कांटा आते ही आप कहाँ चले जाओगे? और वैसे मछली पकड़ने का कांटा नहीं आए तो दोनों में से एक करना है। दोनों में से एक का मतलब न, वहाँ पे गणेश्वर और आहड़ में से एक ऑप्शन आपको देंगे। मतलब बहुत सारे औजार दे देना तांबे के, यहाँ पे भी मिले और वहाँ पे भी मिले, तो नो डाउट आपके दोनों ऑप्शन तो आने से रहे। तो हमें एक कर देना, या कर देना है गणेश्वर या क्या कर देना है आपके? आहड़। अब देखिए इसके दो क्वेश्चन आए थे। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता जो खेतड़ी के आसपास विकसित हुई, अब देख लो खेतड़ी कहाँ है? अब ताम्र पाषाण कालीन, तांबा मिला है तो ये भी क्या हो गई? ताम्र पाषाण कालीन। तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता स्थल जो किसके आसपास विकसित हुआ था? खेतड़ी आपके किसके लिए जाने जाती है? तांबे के लिए। अब अगले ने क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए खेतड़ी शब्द को जोड़ दिया, जबकि खेतड़ी देने का उसका अभिप्राय था तांबे वाला क्षेत्र। तो इस तांबे वाले क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित हुई उसका नाम क्या करोगे आप? गणेश्वर। ध्यान रखो, वापिस सुन लेना। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता स्थल जो खेतड़ी के आसपास के एरिया में विकसित हुआ, तो खेतड़ी के आसपास, खेतड़ी हालांकि झुंझुनू में है, लेकिन खेतड़ी के आसपास अगर कोई विकसित होने वाला है तो कौन सा कर दोगे आप? गणेश्वर। कौन सा कर दोगे? एक आया था प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल, प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल, मैं लिख देता हूं, जहां तांबे के प्रचुर भंडार मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल जहां पर तांबे के प्रचुर भंडार मिले हैं, प्रचुर भंडार। अब देखो ओ पर्सन दियो, एक मायने भी उत्तर के मायने कहीं हो गणेश्वर, लेकिन इसका ऑप्शन देखी, जो ऑप्शन देखो नंबर एक था आपके, ले लो नाम था वो पीलीबंगा, ठीक है। एक आपके दे दो गणेश्वर,
ये क्या दे दो, गणेश्वर। ठीक है, एक कोई और दो चार नाम कि कोई बालाथल कुछ ऐसा नाम था, बागोर कर दो शायद, क्या कर दो, बागोर। देखो बागोर भी ताम्र पाषाण कालीन ही है, नो डाउट, लेकिन भंडार अगर हम करेंगे, प्रचुर भंडार मिले हैं, प्रचुर भंडार तो हमेशा ध्यान रखें या तो गणेश्वर या आहड़, या मिलेगा गणेश्वर या क्या मिलेगा। तो आज तक आपके गणेश्वर सभ्यता के इतने क्वेश्चन आते हैं, वहां ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता स्थल जो खेतड़ी के आसपास विकसित हुआ, तो खेतड़ी के आसपास भी आप किसको कर दोगे, गणेश्वर को कर दोगे। फिर एक क्वेश्चन आ जाए प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल जहां तांबे के प्रचुर भंडार मिले, तो वो ऑप्शन पे चले जाना आप। उन ऑप्शन में एक ऐसा स्थान होगा जो तांबे से संबंधित होगा, तो या तो गणेश्वर मिल जाएगा या आहड़ मिल जाएगा। क्लियर है ना, तांबे के तो ये दो ही बड़े बड़े सभ्यता स्थल, तो उस समय उसमें उत्तर आपके क्या था, गणेश्वर। दो क्वेश्चन हो गया, खेतड़ी वाला हो गया, तांबे के प्रचुर भंडार, और इसके उपनाम जननी, प्राचीनतम, पुरातत्व का पुष्कर, और ताम्र संचयी संस्कृति। ये है आपके गणेश्वर सभ्यता, जिसकी आपको याद क्या करना है, मछली पकड़ने के। इसका मतलब यार पहले ये कांतली नदी में पानी वानी बहुत ज़्यादा होता हुआ है ना, तभी तो अभी तो ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, लेकिन उस समय में हो सकता था पानी ज़्यादा है। तो ये हो गई आपके कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। बेराट सभ्यता आप सबको याद है। आज वाले 2 पॉइंट वापस बताओ। चीनी यात्री जिसकी पुस्तक में किसका उल्लेख मिलता है, बेराट सभ्यता का। और राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जिसमें देसी और विदेशी साहित्य दोनों में उल्लेख है, बेराट का ही होगा। और एक शैलाश्रय, शैलाश्रय चित्र, शैलाश्रय चित्र, आर्य लोगों की उपस्थिति के प्रमाण, बेराट। आर्य लोगों की उपस्थिति के महाभारत में उल्लेखित विराट का प्राचीन नाम विराटनगर। किसकी राजधानी थी, मत्स्य जनपद की। पांडवों से संबंधित स्थान हो ही गया ये, है ना। तो ये बेराट, जो बेराट वाला है ना, ये लगभग आपके क्लियर मान के चले। मोटी मोटी सभ्यताएं ये 4 है। सेकंड ग्रेड में तो 4 ही देते हैं। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस जारी होगा ना, उसमें 4 ही सभ्यता है। कौन कौन सी, कालीबंगा, कालीबंगा के बाद आहड़, आहड़ के बाद बेराट, और एक है गणेश्वर। एक छोटा सा स्थान रह गया कालीबंगा के साथ, उसको आप थोड़ा देख लेना। सोथी है एक बीकानेर में, ये जगह कहाँ पर है, सोथी बीकानेर, ठीक है ना। इस सोथी में कहते हैं कि भाई कालीबंगा वाले जो लोग थे ना, वो पहले यहाँ रहते थे, फिर यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया और वो कालीबंगा में जाके रहने लग गए, तो इसको नाम दिया गया प्रथम कालीबंगा कहते हैं। छोटी कालीबंगा कह दो, प्रथम कालीबंगा कह दो, ठीक है ना। जो छोटी या दूसरी तीसरी ऐसा कुछ भी नाम आ जाए तो आपको ध्यान रखना। सोथी जो बीकानेर की है उसको क्या कहते हैं, प्रथम कालीबंगा। छोटी कालीबंगा कह दूं, हाँ ऑप्शन पे निर्भर रहेगा, ऑप्शन में थोड़ा देख लेना। तो सभ्यताओं के इतने मैं भी लिखा देता हूँ, बाकी छोटी मोटी सभ्यताएं रही है। चलो बागोर वाली एक बार रिवीजन कर दो। बागोर तो आपको पढ़ाई हुई है मेरी नदियों में, बोलो बागोर कहाँ पर है, क्या मिला है वहाँ, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय, 14 प्रकार की कृषि। बालाथल कहाँ पर है, उदयपुर, 11 कमरों का विशाल भवन। गिलुंड, राजसमंद, गणेश जी वाला गांव, मोडिया मगरी। मोडिया मगरी का संबंध किस सभ्यता से है, गिलुंड सभ्यता से। ये मोटे मोटे याद करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखना शुरू करें, निकालो रजिस्टर।